हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूर्या एकेडमी। दोस्तों, अभी यूपीपीसीएस का जो एग्ज़ाम है 7 और 8 दिसंबर की जो आयोग ने तारीख निर्धारित की है, तो यहाँ से संभावना ये बन रही है कि ये 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम जो आएगा वो नॉर्मलाइजिंग को लेकर के आएगा। तो अब इस नॉर्मलाइजिंग के रिस्पेक्ट में ये पूरा रिस्की गेम बनता जा रहा है। रिस्की गेम मतलब ये पूरा आपके भाग्य पर निर्भर है, क्योंकि नॉर्मलाइजिंग किस बेसिस पर आयोग करेगा वो उसको खुद तय करना है। सरकार को, शासन को, प्रशासन को तय करना है। तो हमारा जो काम है ये हमको अब मान ही लेना चाहिए लगभग कि 7 और 8 दिसंबर को ही एग्जाम कंडक्ट होने की प्रबल संभावना है। जैसे कि आपको पता है इस बार लगभग 1000 प्लस पोस्टें रहने की संभावना पूरी है। जब तक प्री का रिजल्ट आएगा तो हो सकता है ये नंबर और भी बढ़ाता हुआ आपको दिखे। तो प्लीज़ मेरा आपसे आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि अभी अपनी जो प्रिपरेशन है उस पर फोकस कीजिएगा और बहुत ही शांति प्रिय ढंग से अपने आप को आगे कंटिन्यू बढ़ाते चलिएगा। तो प्लीज़ उसी कड़ी में हमारे पास आज का जो लेक्चर है, जैसे कि आपको पता है हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो पार्ट 1 है उसको कंप्लीट कर लिया है और पार्ट 2 हम आज इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आई होप ये वीडियोस आपको अच्छी लग रही होंगी। आप इन वीडियो की हेल्प से अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर भी रहे होंगे, क्योंकि हमारा जो क्लासेस का फॉर्मेट रहता है वो टू द पॉइंट होता है, टू द पॉइंट और ऑन द बेसिस ऑफ PYQs। ठीक है, क्योंकि PYQs को आधार बनाकर ही हम लेक्चर प्रिपेयर करते हैं और उसी के बेसिस पे थ्योरी भी हम आपको डिक्टेट करते हैं। तो प्लीज़ मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपनी इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लोगों तक इसको पहुँचाइएगा ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो। ठीक है, चलिए आज पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पहला टॉपिक पढ़ते हैं सोलर सिस्टम। अब मैं पूरा सोलर सिस्टम आपको कंप्लीट नहीं कराऊंगा, एक बार इसको पॉज कर करके वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, जो भी मेन थ्योरी है जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं अक्सर, मैं उसी पे बात करने की कोशिश करूंगा। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें, ये बोलता है कि लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पहले अर्थ का जन्म होता है। उससे भी पहले 5 से 6 बिलियन ईयर्स पहले स्टार, ठीक है, जन्म होता है। ठीक है, ये 2 फैक्चुअल डेटा है। अब यहाँ पर कुछ थ्योरी है, नेबुला थ्योरी और लाप्लास थ्योरी। देखो ये क्या होता है, ये बोलता है कि जो सोलर सिस्टम है वो नेबुलर क्लाउड से बना हुआ है। अभी जो नेबुलर क्लाउड है वो डस्ट और गैसेस का मिक्सचर है। अब नेबुलर एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने बोला है कि जो सोलर सिस्टम है वो 2 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। क्या क्या? डस्ट और गैस। अच्छा, अब इसने फिर बोला है कि जो हैवी प्लेनेट होंगे, सॉरी पार्टिकल होंगे, वो आउटसाइड चले जाएंगे। लेट्स सपोज ये आपके पास ऐसे एक पार्टिकल्स का समूह है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। अगर इसमें आपके पास हैवी पार्टिकल्स होंगे, हैवी पार्टिकल्स, तो वो बाहर की ओर आ जाएंगे ऐसे, और जो आपके पास थोड़े लाइट पार्टिकल्स होंगे तो वो इनर साइड ही रुकते चले जाएंगे, इनर साइड ही रहेंगे। तो ये बोलना चाह रहा है कि जो भी प्लेनेट हैवी पार्टिकल्स, सॉरी, जो भी पार्टिकल्स हैवी थे उनका बन गया प्लेनेट। क्या बना? उनका बना ग्रह। ठीक है, और जो इनसाइड रह गए वो पार्टिकल्स आज भी मौजूद हैं। ठीक, और ये बोल रहा है फिर आगे, देखो ये लिखा भी है, ये लिखा भी है। आगे बोल रहा है कि जो लाइट पार्टिकल है वो इनर साइड हो गए। यस, तो जब वो इनर साइड पार्टिकल्स होते हैं तो कौन कौन से मिक्सचर उसमें तैयार होते हैं? हीलियम और हाइड्रोजन। हीलियम और हाइड्रोजन। आपको ये पता भी है कि जो हीलियम और हाइड्रोजन है वो सूर्य की गैसेस भी हैं। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि नेबुला ने बोला है कि जो सोलर सिस्टम है वो आपका डस्ट और गैसेस का मिक्सचर है। यस, जो डस्ट पार्टिकल भारी थे वो बाहर की साइड आ गए
जिससे ग्रह बने, और जो हल्के पार्टिकल्स थे वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन। और ये किसका पार्टिकल है, सॉरी किसकी गैसेस है, सन का। तो नेबुला थ्योरी कंप्लीट, लेकिन ये ओल्ड थ्योरी है, बी अटेंडिंग, ओल्ड थ्योरी। अब आती है न्यू थ्योरी, जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। ये देते हैं जॉर्ज लैम्पटॉर। इसने क्या बोला है कि इनिशियली जो आपके पास यूनिवर्स है वो सिंगल एटम से तैयार होता है। एक टेनी बॉल है, टेनी बॉल ऐसे, मैं इसको सॉरी, ये आपके पास एक टेनी बॉल है, तो इससे ये आपके पास पूरा यूनिवर्स तैयार होता है। तो फिर आगे ये बोल रहा है कि धीरे 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 जैसे समय आगे बढ़ता गया, ये टेनी बॉल्स एक्सपैंड होती चली गई, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो हमारा यूनिवर्स है वो भी एक्सपैंड होता चला गया अकॉर्डिंग टू टाइम। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया, हबल ने। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो आपके पास जॉर्ज लेम्पटर है, इसने कौन सा थ्योरी दिया, बिग बैंग थ्योरी। इसने बोला कि जो आपके पास पूरा यूनिवर्स है वो एक टेनी बॉल से डेवलप होता है। फिर हबल आते हैं, वो थोड़ा चेंजेस करते हैं, वो बोलते हैं कि जैसे जैसे समय आगे इवॉल्व होता चला गया, तो वैसे वैसे आपका जो यूनिवर्स है वो भी एक्सपेंड होता चला गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं कोपरनिकस। कोपरनिकस क्या बोलते हैं कि जो हमारे पास प्लेनेट हैं, प्लेनेट किससे बने हुए, हैवी पार्टिकल्स से। ठीक है, वो सूर्य के चारों ओर मूव करते हैं। ठीक, लेकिन जो कोर ऑफ सन है वो किसकी बनी हुई है, प्लाज्मा की और गैसेस की। ठीक है, और जो कोर ऑफ सन है ये सोर्स भी है किसका, न्यूक्लियर फ्यूजन का। इज द सोर्स ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन बोले तो संलयन। ठीक है, अब यहाँ पे दो क्वेश्चन है एमसीक्यूज, इसको थोड़ा मार्क कीजिएगा। पहला आता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन पर कौन सा बॉम्ब बेस्ड है, आधारित है, वो है आपके पास हाइड्रोजन बॉम्ब। फिर आता है नाभिकीय विखंडन। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन विखंडन, दैट मीन्स एटॉमिक बम। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। अभी थोड़ा ग्रह है, सन के पास कौन सा है और कैसे इससे दूर होते चले जा रहे हैं। तो सन से नियर है मरकरी, जिसको हम बोलते हैं बुध। फिर आता है वेनस, जिसको बोलते हैं शुक्र। फिर आता है अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एम वी, माई वेरी विसेंट मदर, ये जो पहले 4 प्लेनेट हैं हमने इसको बोला है इनर प्लेनेट, अंडरस्टूड। फिर आता है जस्ट सर्व अस नट्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये चारों जो हैं ये है आपके पास आउटर प्लेनेट। और मार्स और जुपिटर के बीच एक बेल्ट आपको अक्सर दिखाई देती है, जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। शुद्ध, एक मिनट, एक जस्ट, ये यहाँ पर कौन सी है, एस्ट्रॉइड बेल्ट। ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है वो किस किस के बीच एक्सपेंड या मूव कर रही है, तो मार्स एंड जुपिटर। अब आता है कि जो हमारे पास जितने भी प्लेनेट हैं, सॉरी ये टी यहाँ पर है, प्लेनेट है, तो मैक्सिमम सैटेलाइट कौन से प्लेनेट के पास है, वो तो सैटर्न है, दैट इज सनी। ठीक है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा रिसेंटली कितने प्लेनेट हो गए हैं, कितनी सैटेलाइट है सैटर्न के पास। दूसरा आता है नो सैटेलाइट प्लेनेट, तो वो मरकरी और वीनस है। फास्ट मूव अराउंड सन, सूर्य के चारों ओर जो सबसे पहले चक्कर लगाता है तो वो मरकरी है, और जो लिस्ट है जो सबसे बाद में लगाता है वो यूरेनस है, अंडरस्टूड। अब अगर हम वीनस की बात करें, वीनस बोले तो शुक्र। ठीक है, इसको किस नाम से भी जानते हैं, ट्विंस सिस्टर ऑफ अर्थ। ठीक है, पृथ्वी की जुड़वा बहन। और ये सबसे चमकीला ग्रह है, यहाँ का तापमान अधिक होता है और यहाँ की जो एल्बिडो है वो भी अधिक होती है। एल्बिडो का मतलब होता है रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब शुक्र के लिए कौन सा मिशन हमने भेजा है, दैट मीन्स नासा के थ्रू मैगेलन मिशन। मैगेलन मिशन ये वीनस के लिए है। फिर आता मार्स, मंगल।
मार्स पर एटमॉस्फेयर है, यस। कौन कौन सी वहां पर गैसेज आपको देखने को मिलेंगी? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन। ठीक है। अब मार्स के लिए हमने कौन कौन से सैटेलाइट भेजे हुए हैं? मार्स के कौन कौन से सैटेलाइट हैं? तो वह है फोबोस और डियोस। और मिशन कौन से हैं? फोनिक्स और क्यूरियोसिटी रोवर। तो ये थोड़े ये मिशन भी याद रखिएगा। रेड प्लेनेट इसको बोलते हैं हम, लाल ग्रह। क्यों? क्योंकि ड्यू टू आयरन ऑक्साइड, इस ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा, भारत के इसरो ने मार्स को लेकर के कौन सा मिशन लॉन्च किया है? फिर आता है आपके पास जुपिटर। तो जुपिटर आपके पास लार्जेस्ट और फास्टेस्ट मूविंग प्लेनेट है। ये किसका कंपोजिशन है? हाइड्रोजन एंड हीलियम का ये मिक्सचर है। बट यहाँ पर ना मीथेन भी पाई जाती है, मीथेन भी आपको मिलती है। और जुपिटर के लिए, ठीक है, रिंग सीन बाय वोगियर फर्स्ट, ये एक मिशन था। इसके द्वारा जुपिटर के जो रिंग्स हैं उनको खोजा गया, जो कि किसके बने रहते थे? सिलिकेट के बने रहते हैं। नेक्स्ट, आपको अर्थ पता है, तो अर्थ पे ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। एक बार आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है सैटर्न। इसको हम क्या बोलते हैं? येलो प्लेनेट बोलते हैं, पीला ग्रह। और दूसरा, इसको और किस नाम से भी बोल सकते हैं? ग्लोब ऑफ गैसेस। ठीक है। ये किसका बना होता है? डस्ट, आइस और रॉकी पार्टिकल्स का ये बना है। फिर कुछ ये है जिसे हमने बोला था एस्ट्रॉइड, सूर्य ग्रह। ये रॉक्स पीस है, रिवॉल्व अराउंड सूर्य के चारों ओर मूव करता है। मार्स और जुपिटर के मध्य ये मिलता है। नेक्स्ट आता है कॉमेट्स, धूमकेतु। ये आइस पीसीज हैं। जैसे ही सूर्य के निकट पहुंचता है तो रिलीज गैस ड्यू टू हीटेड, तो जब ये गर्म होता है तो अपनी गैस को छोड़ देता है। जब आगे बढ़ते हैं तो मीटियोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मीटियोर्स का मतलब पीस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, इसको हम शूटिंग स्टार भी बोलते हैं। ठीक है। जैसे ही ये अर्थ के सरफेस में एंटर करता है तो ये बर्न स्टार्ट कर देता है, जलना स्टार्ट कर देता है। फिर दो कॉन्सेप्ट यहाँ से आते हैं, सोलर सिस्टम, सोलर एक्लिप्स और मून एक्लिप्स। तो अगर हम सोलर की बात करें तो सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है। समझ में आता है? सन और अर्थ के मध्य क्या आ जाता है? मून। तो ये कौन सा सिचुएशन बनेगा? फिर सोलर एक्लिप्स। और ये कब बनता है? अमावस्या के दिन, न्यू मून डे। ठीक है। फिर मून एक्लिप्स देखें अगर हम, तो इसमें क्या होता है? सन और मून के मध्य अर्थ आ जाती है। ठीक है, अंडरस्टूड? याद रखना, इधर में मून है और इधर में अर्थ है। ये कब बनता है? पूर्णिमा के दिन, दैट इज फुल मून डे। अब नेक्स्ट आपके पास पॉइंट आता है स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, इसको पढ़ने से पहले यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपको पता है कि जो अर्थ है उसका जो टोटल रेडियस है वो 6400 किलोमीटर है। तो उसी के कंटेक्स्ट में हमने डिवाइड किया हुआ है। ये 0 है, 0 से 35 आपको मिलेगा क्रस्ट एरिया। क्या मिलेगा? क्रस्ट पोर्शन मिलेगा। ये रखा हुआ क्रस्ट। ठीक है। उसके बाद अगर हम 0 से 35 चले तो आपको मिलेगा लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर, अब जो लिथोस्फीयर है जिसको हम स्थल मंडल बोलते हैं, ये क्रस्ट और अपर मोस्ट मेंटल पार्ट मिलता है। ये लगभग 200 किलोमीटर देखने को मिल सकता है आपके पास लिथोस्फीयर। ठीक। अब जैसे मैंने बोला है कि अपर मेंटल जो पोर्शन है और उसका रेंज कहाँ तक आपको लाई करता हुआ दिख रहा है? वो दिख रहा है आपको 200 किलोमीटर तक। 0 से 35 ये पूरा पोर्शन क्रस्ट है, और 0 से 200 किलोमीटर अगर हम नीचे चले तो आपको क्या दिख रहा है? वो लिथोस्फीयर मिल रहा है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से चलिएगा, सुनते हुए। ठीक है। तो लिथोस्फीयर कभी अगर आपके पास ऑप्शन में आता है तो क्या बोल रहा है? वो क्रस्ट, भूपट्टी, और जो अपर मोस्ट मेंटल पार्ट है वो लिथोस्फीयर है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फिर हम चलते हैं आगे, आता है लोअर मेंटल। और ठीक है, तो ये कहाँ तक लाई करता है? 2900 किलोमीटर तक, अर्थात क्रस्ट का अपर पोर्शन से लेकर के 2900 किलोमीटर तक आपका लोअर मेंटल है।
या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ कि अपर और लोअर दोनों को मिला दे तो मेंटल बनता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि जो अपर मेंटल है वो कैसा है, वो सॉलिड है, और लोअर मेंटल भी कैसा है, वो भी आपका सॉलिड है। अंडरस्टूड। फिर आता है कोर। कोर के भी अगेन दो डिवीजन है, एक है आउटर कोर और एक है इनर कोर। तो जो आउटर कोर है वो लिक्विड फॉर्मेट में मिलता है और जो इनर कोर है वो सॉलिड फॉर्मेट में। अंडरस्टूड। अब हमारे पास जो क्रस्ट पर एलिमेंट मिलते हैं वो 8 एलिमेंट मिलते हैं। तो मैक्सिमम है आपके पास ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, फेरस, कैल्शियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब आगे आपको दिखते चले जाएंगे। फिर रॉक्स फॉर्मिंग मिनरल्स कौन कौन से हैं? सिलिकॉन, ऑक्साइड एंड कार्बोनेट। अब ये आई होप आपको ये पिक्चर समझ में आई होगी कि कहाँ पर लिथोस्फीयर है और कहाँ पर आपका क्रस्ट लाई करता है। अब इधर देखते हैं, जो आपके पास क्रस्ट है, क्रस्ट में दो आपके पास मिनरल्स मिलते हैं, एक होगा सिलिकॉन और एक होगा एल्यूमिनियम, जिसको हम बोलते हैं सियाल। कई दफा ये वर्डिंग ही दे देता है कि सियाल कहाँ पर देखने को मिलता है, तो सियाल का मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से है, तो मैं इसको क्या बोलता हूँ, क्रस्ट। दूसरा आता है मेंटल। मेंटल में आपको देखने को मिलेगा सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ठीक है, फिर आता है कोर। कोर में आपको देखने को मिलेगा क्या क्या, निकिल और फेरस, नीफे भी इसको बोला जाता है, नीफे। तो प्लीज मैच द फॉलोइंग के रिस्पेक्ट में यहाँ पर तैयार रहिएगा। अब आता है अर्थक्वेक। देखो जैसे मैंने पहले ही आपको क्लास के अंदर में बोला था, ये जो पॉइंट ये क्लास हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो आप इसको देख रहे हैं, हम केवल यहाँ पर यूपीपीसीएस के जो भी डेटा आया हुआ है पीवाईक्यूज, उसी के बेसिस पे हम टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। क्योंकि अब समय कम है तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि टू द पॉइंट बात करें और अपना सिलेक्शन लेके हम आगे जाएं। ठीक है, तो अर्थक्वेक क्या है, एक नेचुरल फिनोमिना है, नेचुरल इवेंट है। होता कब है, जब हमारे पास अर्थ के अंदर से कुछ भी एनर्जी रिलीज होती है। अब ये एनर्जी रिलीज क्यों होती है कि जो हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो मूव करती है, ठीक है, डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में। जैसे कि मैंने लिखा भी है, शेकिंग ऑफ अर्थ, प्लेट्स या रॉक्स मोशन करते हैं तो तब आपका क्या जनरेट होता है, अर्थक्वेक रिलीज होता है। तो सिंपल मैं बोल सकता हूँ कि जब एनर्जी का रिलीज होगा, और एनर्जी का रिलीज क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारे प्लेनेट हैं या फिर हमारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो मूव कर रही हैं। अब ये जो अर्थक्वेक की एक्टिविटी है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, वो देखने को मिलेगी आपको लिथोस्फीयर में, लिथोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर आपको याद रखना है 0 से 200 किलोमीटर। नेक्स्ट कुछ पॉइंट है यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। अगर ये पूरी वेव है जिसको हमने दिखाया है, जहां से वेव चलना स्टार्ट होती है उसको हम बोलते हैं फोकस पॉइंट या हाइपो सेंटर। बी अंडरस्टूड, बहुत क्लियर होके चलना है। जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट हो रहा है हम उसको बोलते हैं फोकस पॉइंट, हिंदी में बोलते हैं भूकंप मूल। ठीक है, ये मैंने लिखा भी है, स्टार्ट रिलीज एनर्जी, जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है वहां से स्टार्ट हो गई। अब जैसे जैसे ये एनर्जी अर्थ के सरफेस तक पहुंच रही है, तो जहां पर ये पहुंचेगी उसको हम बोलेंगे ईपी सेंटर, दैट इज अभी केंद्र। और सबसे पहले जो एनर्जी रीच ये इसी पॉइंट पर आती है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो दोनों पॉइंट थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फोकस पॉइंट जहां से एनर्जी स्टार्ट होती है फास्टली, और ईपी सेंटर जहां पर एनर्जी पृथ्वी के सरफेस पर पहुंच रही है। अब ये आपके पास वेव है जिसको हम बोलते हैं सेस्मिक वेव। आप अक्सर न्यूज में भी देखते होंगे, न्यूज वाले भी इस तरह से वेव बनाकर आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, सेस्मिक वेव, भूकंप तरंगे। नेक्स्ट, अगर हम इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक चेक करें, ठीक है, तो वो कहां पर चेक होता है, वो होता है मर्केली स्केल पर, मर्केली स्केल। अब जो आपके पास मर्केली स्केल है वो 0 से 12 मैग्नीट्यूड पर काम करता है। और जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड आप अर्थक्वेक का जो मेजर होगा वो रिक्टर स्केल पर मेजर होगा, जो कि 0 से 10 पर कार्य करता है।
अक्सर आता है ना कि इतने मैग्नीट्यूड का या इतनी इंटेंसिटी का, तो ये डेटा यही है। अब जो सेस्मिक वेव है ये क्या है, जो आपके पास भूकंपीय तरंगें होती हैं, ये कहाँ से रिलीज हो रही है, फोकस पॉइंट से, जो कि हमने देखा भी है। ये दो तरीके की बॉडी वेव होती है, एक होता है बॉडी वेव, दूसरा सरफेस वेव। ठीक है, तो जो बॉडी वेव है वो अगेन दो प्रकार की होंगी, एक होगा प्राइमरी वेव, एक होगा प्राइमरी सॉरी और एक होगा सेकेंडरी वेव। ठीक है, तो जो प्राइमरी वेव है ये सबसे पहले अर्थ सरफेस पर अराइव होता है और ये कैसे मूव करता है, लॉन्गिट्यूड अलोंग द एक्सिस। जैसे जैसे आपका वेव चलती चली जाएंगी ये उसी डायरेक्शन में पी वेव मूव करता है और इसका नेचर कैसा रहता है, कंप्रेस और एक्सपेंड रहता है। इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ये आपके पास मोशन है, ये कभी तो ऐसे दिखेगा और कभी ये ऐसे दिखेगा। ठीक है, इसको साउंड वेव या प्रेशर वेव भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, कि जो आपके पास प्राइमरी वेव है वो ध्वनि तरंगों पे कार्य करती है। यस, ठीक है, ये किस किस से पास होके जा सकती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों मीडियम से प्राइमरी वेव पास हो सकती है। फिर आता है सेकेंडरी वेव। तो जो सेकेंडरी वेव है ये समय लेती है अर्थ सरफेस पर पहुंचने के लिए। ये कैसे मूव करती है, लेटरल, ट्रांसवर्स। देखो, अगर हमारे पास प्राइमरी वेव ऐसे मूव कर रही है तो जो सेकेंडरी वेव है वो इसके 90 डिग्री पर मूव करती है। लेटरल का मतलब ही परपेंडिकुलर होता है। अंडरस्टूड, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और जो सेकेंडरी वेव है ये कौन से कैसे वेव कर रही है, तो ये लाइट वेव है। ठीक है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये प्रकाश तरंगों पे कार्य करती है और ये केवल और केवल सॉलिड से पास होके जाती है, केवल और केवल सॉलिड से पास होके जाती है। आई होप यहाँ तक आपको क्लास समझ में आ रही होगी, आप क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। नेक्स्ट आता है सरफेस वेव। तो जो सरफेस वेव है वो प्राइमरी और सेकेंडरी वेव की रिस्पेक्ट में या इसकी हेल्प से ही सरफेस पर आती है। इसको हम एल वेव के नाम से भी जानते हैं, एल वेव। ये सबसे ज्यादा खतरनाक वेव होती है, सबसे ज्यादा हानि होती है इस तरंग से। नेक्स्ट आता है आपके पास टॉपिक रॉक्स एंड मिनरल्स। जैसे कि हमने उधर देखा भी था कि जो आपके पास अर्थ क्रस्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट मिनरल से बन के बना हुआ है, तो ऐसे ही रॉक्स भी अलग अलग तो रॉक्स भी आपको वहां पर अर्थ क्रस्ट पर देखने को मिलते हैं। तो कितने रॉक्स हैं अगर हम बात करें तो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है इग्निशन, दूसरा है सेडिमेंट्री और तीसरा है मेटामॉर्फिक। ठीक है, अब जो इग्निशन रॉक्स हैं वो आपकी कैसे बन रहे हैं, फायर से या फिर वोल्केनिक एक्टिविटी से। ठीक है, दूसरा जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो कैसे बन रहे हैं, सेटल डाउन से। जैसे भी आपके पास वोल्केनिक एक्टिविटी से रॉक्स जनरेट होते हैं तो समय टू समय, टाइम टू टाइम वो बैठते चले जाते हैं और लेयर फॉर्म में वो बनते चले जाते हैं। फिर आता है मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक ये बनता है चेंज द फॉर्म, जैसे जैसे फॉर्म बदलती चली जाएगी वैसे वैसे आपके पास जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं वो बनते चले आएंगे। अब यहाँ पर देखें, जैसे कि हम बात कर रहे थे आपके पास रॉक्स का, तो जब वोल्केनिक्स एक्टिविटी होती है तो जो भी मोल्टन मटेरियल आपका कूल हो जाता है, व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल इट बिकम सॉलिड। अंडरस्टूड, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इग्निशन रॉक्स बोलते हैं। और इग्निशन रॉक्स कैसा है, प्राइमरी रॉक्स है। यूपीएससी ने 2023 प्री मेंस में ये क्वेश्चन पूछा था कि डिस्क्राइब द प्राइमरी रॉक्स। तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि जो भी मैग्मा, मोल्टन मैग्मा कूल हो रहा है वो इग्निशन रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसको हम प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं। तो ये दो तरीके के हम देख सकते हैं, एक होता है एक्सट्रीसिव और एक होता है एंट्रीसिव, दैट मीन्स इनसाइड, और ये होता है आपके पास आउटसाइड। अब हम कहाँ बात कर रहे हैं, इनसाइड आउटसाइड, ऑन अर्थ और इनसाइड अर्थ। अगर अर्थ के ऊपर है, ऑन है, तो जल्दी ठंडा होगा, जल्दी ठंडा होगा तो सॉलिड फॉर्मेट में बनेगा, और सॉलिड अगर बन रहा है तो उसके जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा वो वेरी फाइन होगा।
जैसे कि अगर हम बात करें कौन कौन से उदाहरण हैं, बेसाल्ट, टफ, ठीक है, पैगमेटिक। अब जो बेसाल्ट है वो डेक्कन में मिलता है आपको, और जो हमारे पास इनसाइड अर्थ है वो धीरे धीरे ठंडा होगा। तो जब वो धीरे धीरे ठंडा होगा तो उसके लार्ज ग्रेन स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, जैसे कि ग्रेनाइट। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या आपके पास इनसाइड और क्या आपके पास आउटसाइड। दूसरा आता है आपके पास, जैसे मैंने बताया था, सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्स। अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि टाइम टू टाइम जो भी आपके पास मटेरियल है, रॉक्स हैं, वो धीरे धीरे सेटल्ड होते चले जाएंगे और एक लेयर फॉर्मेट में वो कन्वर्ट होते चले जाएंगे। क्योंकि तब क्या आप देखते हैं, rocks roll down, crack and hit each other, broken down into fragment these sediment, अंडरस्टूड। जैसे एक दूसरे पे स्ट्राइक करते हैं और टूटते चले जाते हैं तो वो सब क्या बनते हैं, फिर सेडिमेंट्स के उनको बोला जाता है। अच्छा, अब जो ये सेडिमेंट्स हैं ये डिपॉजिट इकट्ठे होते चले जाते हैं, किसके माध्यम से, विंड, वाटर और जितनी भी अदर नेचुरल एक्टिविटी होती है उनके माध्यम से। और तो फिर जब ये इकट्ठे होते हैं तो धीरे धीरे वो कंप्रेस अर्थात दबाव फॉर्म में आते हैं और एक लेयर कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। इसको सेडिमेंट्री रॉक हम इसको बोलते हैं। अब जो ये पूरा प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलॉजिक सिस्टम। ठीक है, अब इस प्रोसेस को क्या बोला हमने, लिथिफिकेशन, अंडरस्टूड। कल के दिन अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि लिथिफिकेशन क्या है, तो कुछ नहीं है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेडिमेंट्स जो हैं वो एक लेयर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ विंड एंड वाटर। आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आया होगा। जैसे उदाहरण हम बात करें, क्या क्या है, सैंडस्टोन, कॉल, क्ले एंड चॉक। फिर आता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है, जो इग्निशन और सेडिमेंट्री रॉक्स हैं ये चेंज हो रहे हैं इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर हीट एंड प्रेशर। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे देंगे कि जो मेटामॉर्फिक रॉक हैं अगर हम इनकी बात करें तो ये कब जनरेट हो रहे हैं, ये जनरेट होंगे अगर हम इग्निशन और सेडिमेंट्री रॉक्स दोनों पर प्रेशर प्लस हीट अप्लाई कर दें तो आपके पास मेटामॉर्फिक रॉक्स जनरेट होते हैं। दैट मीन्स रूपांतरित चट्टाने बोलते हैं इसको। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें, क्ले को हमने हीट प्रेशर दिया तो हमके पास क्या बनता है, स्लेट। लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन को हमने हीट एंड प्रेशर दिया तो क्या बनता है, मार्बल। ठीक है, सिमिलर जो आपके पास रेड फोर्ट है, लाल किला, वो किसका बना हुआ है, रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है। ठीक है, जो आपके पास ताजमहल है वो किसका बना हुआ है, व्हाइट मार्बल का बना हुआ। तो ये दोनों फैक्ट थोड़ा याद रखिएगा, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब फिर एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। तो एटमॉस्फेयर में हम देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, एटमॉस्फेयर, तो जो एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट हैं, घटक हैं, वो क्या क्या हैं, गैस है, वाटर वेपर है और डस्ट पार्टिकल। जो गैसेज हैं वो कौन कौन सी है, CO2, ओजोन, CO2, ओजोन। तो जो CO2 है वो रिस्पॉन्सिबल ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हम बात करते हैं तो उसके लिए CO2 रिस्पॉन्सिबल गैसेज है। और जो आपके पास ओजोन गैस है वो अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, वाटर वेपर, ये वाटर वेपर क्या है, एक वेरिएबल गैस है। जैसे जैसे हम हाइट की तरफ बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे ये कम होती चली जाएगी, तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम बात करें गैसेस के रिस्पेक्ट में तो कौन सी गैस ज़्यादा मिलती है आपके पास एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, आर्गन, CO2, नियोन एंड क्रिप्टॉन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, CO2 जो इन्वायरमेंट में है वो लगभग 0.4% है वर्तमान में। ये इतना अमाउंट CO2 का अगर आज है और तब आपके पास ग्लेशियर ग्रीन हाउस इफेक्ट हम देखने को मिल रहा है, अगर ये अमाउंट आपका 1 या 2% पहुंचेगा तो उम्मीद लगाइएगा क्या आप मंजर देख पाएंगे। अब एटमॉस्फेयर की अगर हम लेयर्स की बात करें तो पहली लेयर्स है ट्रोपोस्फेयर, दूसरी है स्ट्रेटो, तीसरा है मेजो, थर्मो और एक्सोस्फेयर। ठीक है, अब जो आपके पास थर्मोस्फेयर है
यहाँ का जो तापमान होता है वो कम होता है, ठीक है, और हाइट बढ़ने पर। अंडरस्टूड? चल जाना, सुनते रहना। जो आपके पास थर्मोस्फेयर है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती चली जाएगी इस लेयर में, वैसे वैसे यहाँ का तापमान कम होता चला जाएगा, ठीक है। कहाँ पर? ट्रोपोस्फियर में। अब जो आपके पास ट्रोपोस्फियर है, यहाँ पर कौन कौन सी घटनाएं देखने को मिलती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलेगा, गैसेज यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ग्रेविटी देखने को मिलेंगी, और जितनी भी क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, जैसे कि आपका क्लाउड का बनना, क्लाउड भी आपके पास थर्मोस्फीयर में ही देखने को मिलेंगे। दूसरा आता है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में क्या है, जैसे जैसे आप हाइट में बढ़ते चले जाएंगे, ऐसे है ना, तो वैसे वैसे आपका तापमान भी बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कौन सी एक्टिविटी देखने को मिलती है? जो ओजोन गैस है आपको स्ट्रेटोस्फीयर में ही देखने को मिलती है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और जितनी भी आपके पास एरोप्लेन एक्टिविटी है, आपके एरोप्लेन उड़ते हैं, तो ये भी स्ट्रेटोस्फीयर में ही आपको दिखाई देते हैं। फिर आता है मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर सबसे कोल्ड लेयर है। ध्यान देना, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, यूपीएससी, सीडीएस या एनडीए में अक्सर आया था कहीं 1-2 साल पहले, कि एटमॉस्फेयर की लेयर में सबसे कोल्डेस्ट लेयर का नाम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर डाउन होता चला जाएगा। थर्मोस्फेयर, यहाँ पर आयंस देखने को मिलते हैं आपके पास, पार्टिकल्स, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस। तो ये बोला है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे तापमान भी बढ़ेगा। और लास्ट आता है एक्सोस्फीयर। जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे तापमान भी बढ़ेगा। अब प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर ये कीजिएगा कि जब हम सैटेलाइट छोड़ते हैं, इसरो या फिर कोई भी नासा संस्था छोड़ती है, तो वो कहाँ पर दिखाई देती है, थर्मोस्फेयर में या एक्सोस्फेयर? वही मैं यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ये सब पूरा प्रोसेस वही है लेयर के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हाइट के रिस्पेक्ट में ये 0 है, ये 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, ये किलोमीटर के रिस्पेक्ट में है। और ये जो आपके पास है -10, -80, -60, -40, -20, ये आपके पास टेम्परेचर स्केल, ठीक। तो यहाँ आज हमने वर्ल्ड या ज्योग्राफी का पार्ट 2 देखने की कोशिश की है। और यहाँ पर जितने भी फैक्ट हमने अक्सर आयोग ने पूछी हैं, हमने सारा ही कंप्लीट पढ़ने की कोशिश की है। इससे बाहर आपको करना है तो केवल एक बार रिकॉल कर लीजिएगा जो भी आप बुक पढ़ रहे होंगे। बट मैं उम्मीद करता हूँ कि लगभग 80 से 85% डेटा यहाँ से आपको कवर हो जाएगा। इतना भरोसा रख के चलिएगा, क्योंकि हम केवल प्री के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। प्री में इससे ज़्यादा नहीं पूछा है, क्योंकि हमने वर्ल्ड मैपिंग का पूरा कंटेंट आपको दे दिया है। वर्ल्ड मैपिंग भी आप जाकर एक बार देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आप वो भी एक हेल्थी कंपटीशन में हिस्सा ले सकें। तो प्लीज़ मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ, धैर्य रखिएगा, एंजाइटी मत फील करेगा, क्योंकि इस वक्त आपको एंजाइटी क्रिएट होगी, हमारा ये नहीं हुआ, हमारा वो नहीं हुआ, इतना रह गया, उतना रह गया, टेस्ट नहीं लगाए। प्लीज़ टेस्ट लगाने से पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर लगाइएगा, 15-20 सालों के, ठीक है। तो प्लीज़ मैं फिर बोल रहा हूँ, कूल रहिएगा, शांत रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मस्त रहिएगा, शांत रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।